टैलेंट अवेकनिंग, ड्रैकोनिक ओवरलॉर्ड ऑफ द अपोकलिप्स। अध्याय 16। एक एकल छापे की शुरुआत। अचानक दमनकारी ऊर्जा की एक लहर हवा में लहराने लगी, जिससे भूतों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। एक एक करके उनके सिर इस अशांत परिवर्तन के स्रोत की ओर मुड़ गए। वह स्थान जहां एलिस्टर लेटा था, पहले निश्चल, उसके खून से लथपथ और चोटिल शरीर से भाप उठने लगी, जो गुफा की ठंडी नम हवा में वाष्पित होते हुए धीरे धीरे फुफकार रही थी। भूत झिझक रहे थे, उन्हें यकीन नहीं था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन एक बात थी जिसके बारे में उन्हें यकीन था। डर। उन्हें अचानक डर का एक जबरदस्त एहसास हुआ, उस पल के समान जब भूत राजा ने रक्त के गोले को बुलाने के लिए अपने भाइयों की बलि देकर अनुष्ठान किया था। हालांकि ये डर अलग था, जैसे घने कोहरे में फंस जाना और एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना। वे जानते थे कि जीवित रहने के लिए उन्हें खुद का बचाव करना होगा, लेकिन वे सभी अनिश्चित महसूस कर रहे थे। क्या वे खुद का बचाव करने जैसा सरल काम भी कर सकते थे? ये जो भी था, इस अनिश्चितता ने उन्हें महसूस कराया कि एक उच्च संभावना थी, वे अचानक अपने अंत को पा सकते थे और वे इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। एलिस्टर की आंखें अचानक एक भयंकर चमकदार रोशनी के साथ खुलीं। उसने अपने दांत पीस लिए और धीरे धीरे खुद को ऊपर धकेल दिया, अपने अंगों में जलन को अनदेखा करते हुए। जैसे ही वह उठा, उसे नीचे दबाए हुए भारी चट्टानें और मलबा उसके शरीर से लुढ़क गया। उसके आसपास की आभा में परिवर्तन किसी का ध्यान नहीं गया। उसके व्यवहार में बदलाव और उससे निकलने वाली शक्ति के उछाल को महसूस करते हुए भूतों ने अनैच्छिक रूप से पीछे की ओर कदम बढ़ाए। उनका पिछला आत्मविश्वास बेचैनी में बदल गया। एलिस्टर के दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। डिंग, नया कौशल पता चला। कौशल ड्रैकोनिक रेज LVL1। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विवरण: एक अधिपति कभी भी युद्ध की गर्मी में नहीं गिरेगा, खासकर वह जो सभी ड्रैगन पर शासन करता है। एक महान मिशन के साथ एक अदम्य संरक्षक के अवतार के रूप में, आपका गौरव और आप जो बचाना चाहते हैं, दोनों ही दांव पर हैं। ऐसे में आप हार नहीं सकते। एक अधिपति का क्रोध उन लोगों का सामना करते समय भड़क उठता है जो उसकी आकांक्षाओं के मार्ग में बाधा डालने की हिम्मत करते हैं। एक अधिपति का क्रोध सर्वव्यापी होता है और जो लोग इसे झेलते हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आगे बढ़ो और ज्ञान दो, एक अधिपति के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। प्रभाव: सशक्त शरीर, आपके सभी आंकड़े 50% तक बढ़ जाएंगे, जो आपके ड्रैकोनिक वंश की कच्ची शक्ति को प्रसारित करेगा। दृढ़ रक्षा, आने वाली क्षति 20% तक कम हो जाती है, जो ड्रैगन के तराजू की प्रकृति को दर्शाती है। अधिपति का रोष, प्रत्येक सफल हिट आपकी हमले की गति और महत्वपूर्ण हिट की संभावना को 10% तक बढ़ा देता है, जो 10 गुना तक बढ़ जाता है। प्रत्येक प्रहार के साथ आपके क्रोध को तीव्र करता है। अजेय बल, जब ड्रैकोनिक क्रोध सक्रिय होता है तो आप स्तब्धता और जहर और शाप सहित अन्य अक्षम करने वाले प्रभावों से प्रतिरक्षित होते हैं। भय, 50 मीटर के दायरे में दुश्मनों की हमले की गति और क्षति उत्पादन में 20% की कमी होती है। खिलाड़ी की उपस्थिति उसके सामने खड़े सभी लोगों को कांपने पर मजबूर कर देती है, भले ही वे खिलाड़ी से अधिक शक्तिशाली हो या कमजोर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कौशल द्वार: द्वार 1 उद्भव लॉक। द्वार 2 ड्रैकोनिक बॉडी लॉक। द्वार 3 नया कानून लॉक। द्वार 4 ये सब समाप्त होने को है लॉक। खिलाड़ी के लिए सूचना: इस कौशल का अत्यधिक उपयोग खिलाड़ी को पागल कर सकता है। एलिस्टर के सामने अचानक पीली खिड़की के अलावा नीली प्रतिभा खिड़की दिखाई दी। आंकड़ों में असामान्य वृद्धि का पता चला। कुल मिलाकर युद्ध शक्ति तेजी से बढ़ रही है। शक्ति 105, चपलता 127.5, बुद्धि 142.5, धीरज 90, भाग्य 120, बुलाने की शक्ति 150, मन 1800। कुल मिलाकर युद्ध शक्ति 2535 रैंक डी। एलिस्टर की आंखें तीव्र चमक से जल उठीं, उसका श्वेतपटल अब काला पड़ गया और उसकी पुतली पिघले हुए सोने की तरह चमकने लगी। वह अपनी नसों में शक्ति का प्रवाह महसूस कर सकता था, शक्ति और क्रोध की एक आग जिसने उसकी थकावट और दर्द को जला दिया। हालांकि उसने सिस्टम विंडो को अपने सामने आते देखा, लेकिन उसने उन्हें बस एक तरफ धकेल दिया ताकि वह हाथ में मौजूद छापे पर ध्यान केंद्रित कर सके। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपने शरीर में कच्ची ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया, अपनी इंद्रियों को बढ़ाया और अपनी सजगता को बढ़ाया। उसकी मांसपेशियां ताकत से उभरी हुई थीं और उसके गले से एक धीमी गड़गड़ाहट निकली जो गुफा में गूंज रही थी। उसके सबसे करीब के भूत पीछे हट गए, उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। इस बदले हुए इंसान के प्रति उनका सहज भय उनके खून की भूख से ज्यादा था। यहाँ तक कि विशालकाय भूत चैंपियन भी हिचकिचाया, उसकी आंखें अपने हथियार और उसके सामने बढ़ते खतरे के बीच घबराहट से घूम रही थीं। क्या हुआ? एलिस्टर की आवाज़ गहरी थी, जिसमें कुछ ऐसा था जिसने उन सभी को भयभीत कर दिया। थोड़ी सी गर्मी से डर गए। उसने चारों ओर देखा, उसकी तीखी नज़र दृश्य को देख रही थी। एरिक और जेरिक बेहोश पड़े थे, उनके शरीर खून से लथपथ और गतिहीन थे।
लीला अभी भी होश में थी, लेकिन मुश्किल से। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, एक हाथ उसके बाजू पर गहरे घाव पर दबा हुआ था, उसका चेहरा पीला और तनावग्रस्त था। लीला, एलिस्टर ने पुकारा। धैर्य रखो। उसने ऊपर देखा, उसे खड़े देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एलिस्टर। उसने अपना ध्यान वापस भूतों की ओर मोड़ने से पहले उसे सिर हिलाया। वे फिर से करीब आ रहे थे, उनकी आंखें भय और क्रोध से भरी हुई थीं। एलिस्टर जानता था कि उसके साधारण हमले पर्याप्त नहीं होंगे। ये जीव बहुत तेजी से पुनर्जीवित हो रहे थे, उनके घाव लगभग तुरंत ही एक साथ जुड़ रहे थे। उनका मूल, एलिस्टर ने सोचा, उसका दिमाग क्रूर क्रोध से तेज हो गया था। मुझे उनका मूल नष्ट करना होगा। अचानक तेजी से वह निकटतम भूत पर झपटा, उसकी हरकतें धुंधली थीं। उसने प्राणी को उसके गले से पकड़ लिया, उसे जमीन से उठा लिया। भूत ने संघर्ष किया, उसके पंजे उसकी बांह पर खरोंच रहे थे, लेकिन एलिस्टर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना दूसरा हाथ उसकी छाती में डाला, मांस और हड्डियों के घिनौने निचोड़ को महसूस किया। एलिस्टर की उंगलियों ने एक धड़कते हुए काले कोर को चारों ओर से बंद कर दिया, जिससे भूत की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। एक मोड़ के साथ उसने इसे बाहर निकाल दिया और भूत का शरीर लंगड़ा होने से पहले ऐंठने लगा। एलिस्टर ने अपने हाथ में कोर को कुचल दिया। जब उसने बेजान शरीर को नीचे गिराया तो उसकी उंगलियों से काला इचोर टपकने लगा। डिंग, आंकड़े 10% बढ़ गए। जैसे जैसे उसके आंकड़े बढ़ते गए, उसके शरीर में एक छोटा सा बदलाव देखा जा सकता था। उसके नाखून काले हो गए और बड़े हो गए, इतने लंबे कि उन्हें पंजे माना जा सकता था। सिस्टम की सूचना उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन एलिस्टर ने मुश्किल से ध्यान दिया। वह पहले से ही अगले भूत की ओर बढ़ रहा था। उसकी बढ़ी हुई इंद्रियां उसे सहज ज्ञान के अनुसार आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थीं। भूत अब और भी अधिक भयभीत थे। अपने साथी के क्रूर अंत को देखकर उनका आत्मविश्वास डगमगा गया था। फिर भी किसी आदिम वृत्ति से प्रेरित होकर उन्होंने फिर भी हमला किया। एलिस्टर ने उन पर हमला किया। उसके दांत पीसते हुए पता चला कि उसके कुछ नुकीले दांत उगाए थे। वह भूत के डंडे के एक जंगली झटके के नीचे झुक गया, उसके पंजे उसके पेट पर जा लगे। भूत चिल्लाया, लेकिन एलिस्टर नहीं रुका। उसने उसके सिर को पकड़ा और हिंसक तरीके से घुमाया। उसकी गर्दन के झटके की आवाज़ गुफा में गूंज उठी। जैसे ही वह गिरा, उसने उसकी छाती को चीर दिया, कोर को बाहर निकाला और अपनी एड़ी के नीचे कुचल दिया। डिंग, आंकड़े 10% बढ़ गए। स्तर ऊपर। उसके अंदर शक्ति का एक और उछाल आया और उसकी आंखों के चारों ओर उसका मन चटकने लगा। प्रत्येक हत्या से अधिक शक्ति प्राप्त हुई, तथा प्रत्येक नष्ट किए गए कोर ने भूतों की संख्या को और कम कर दिया। एलिस्टर विनाश का बवंडर था। उसकी बढ़ी हुई क्षमताएं उसे लगभग अजेय बना रही थीं। उसने महसूस किया कि उसके घाव लगभग उतनी ही तेजी से ठीक हो रहे थे जितनी तेजी से उसे लगाया गया था। उसके स्तर में तेजी से वृद्धि ने उसे अपने पैरों पर खड़ा रखा। खून उसका और भूतों का गुफा के फर्श पर बिखरा हुआ था। एक भूत उसकी पीठ पर पंजा मारने में कामयाब रहा, लेकिन एलिस्टर घूम गया। उसकी मुट्ठी उसके जबड़े से टकराए और उसे गिरा दिया। वह तुरंत उस पर था। उसका हाथ उसके सीने में घुस गया ताकि कोर को चीर सके। प्राणी की चीख तभी रुक गई जब उसने उसका दिल कुचल दिया। काला कोर उसकी पकड़ में बिखर गया। डिंग, आंकड़े 10% बढ़ गए। स्तर ऊपर। शेष भूत अपनी जगह पर रुक गए। वे स्पष्ट रूप से डरे हुए थे। यहाँ तक कि विशाल गॉब्लिन चैंपियन भी हिचकिचाया। उसका क्लब उसकी पकड़ में काम रहा था, क्योंकि उसने एलिस्टर को अपने रिश्तेदारों को खत्म करते देखा। एलिस्टर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसने अपना ध्यान चैंपियन की ओर लगाया। तुम्हारी बारी, उसने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक खतरनाक आभा थी। चैंपियन ने विरोध में दहाड़ लगाए, अपने क्लब को ऊंचा उठाकर उस पर हमला किया। लेकिन एलिस्टर तेज था। उसने शुरुआती झटके को टाल दिया, इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि गॉब्लिन खाली हवा में झूलने लगा। चैंपियन के संभलने से पहले एलिस्टर उस पर था। उसने तुरंत अंतर को बंद कर दिया। थोड़ा ऊपर उछला, उसने अपने पंजे उसके सीने के बीच में गड़ा दिए। अचानक ताकत के विस्फोट के साथ उसने भूत की छाती को चीर दिया, जिससे काली कोर बाहर आ गई, जो अंधेरे ऊर्जा से धड़क रही थी। एलिस्टर ने संकोच नहीं किया। उसने अपना हाथ खुले घाव में डाला, कोर को चीरकर बाहर निकाल दिया। चैंपियन की दहाड़ एक गुर्राहट भरी कराह में बदल गई, क्योंकि उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई। एलिस्टर ने अपनी मुट्ठी में कोर को कुचल दिया। भूत चैंपियन अंतिम गूंजती हुई धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। डिंग, आंकड़े 10% बढ़ गए। स्तर ऊपर, स्तर ऊपर, स्तर ऊपर। उसकी खोपड़ी पर छोटे, मुश्किल से दिखाई देने वाले सींग उभरने लगे। जैसे जैसे उसका शरीर ठीक हो रहा था, कालकोठरी में तापमान बढ़ रहा था। वह भाप छोड़ रहा था। उसकी आंखों के चारों ओर उसका मन चटक रहा था। बड़े भूत के गिरने को देखकर बचे हुए भूतों ने अपनी पंक्तियां तोड़ दी और भाग गए। उनके आतंक ने जीत के किसी भी विचार को दबा दिया। एलिस्टर ने उनका सामना किया। उसकी चमकती पीली आंखें उनकी आत्माओं को चीरती हुई लग रही थीं। जब उसने कहा, चलो, मैं ये सारा दिन कर सकता हूँ। समय बचा 33 मिनट 12 सेकंड। अध्याय 17, जब राक्षस भागते हैं, बोनस अध्याय।
आखिरकार कालकोठरी को ग्रेड क्यों दिए गए? जाहिर है यह उन पर छापा मारने की कठिनाई के कारण था, इलाके, राक्षसों और अंतिम बॉस की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए। एक कालकोठरी का ग्रेड वास्तव में दर्शाता है कि छापा मारना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि ग्रेड निर्धारित करने में प्रमुख कारक हमेशा राक्षसों की ताकत और हमलावरों के लिए उनसे मुकाबला करना कितना मुश्किल रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मुकाबला एक विकल्प नहीं था? क्या होगा अगर राक्षस वापस नहीं लड़े बल्कि अपनी जान बचाने के लिए बेताब होकर भागे जबकि हमलावर उन्हें मार डालें? उस स्थिति में वर्तमान ग्रेडिंग प्रणाली शायद ही आवश्यक होगी, क्योंकि हमलावरों को हताहतों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वे अनिवार्य रूप से जंगली हिरण के शिकार पर होंगे। तो सिद्धांत रूप में अगर राक्षस हमलावरों से लड़ने के बजाय उनसे भागते हैं तो सबसे कमजोर हमलावर भी अकेले कालकोठरी को पार करने में सक्षम होंगे, है ना? इस बिंदु पर एलिस्टर ड्रेकोनिक रेज कौशल से अपने स्टेट बूस्ट की अधिकतम स्टैकिंग सीमा तक पहुंच गया था। इस कौशल की प्रकृति के कारण, जिसने शुरू में उसके स्टेट को 50% बढ़ाया और फिर 10 गुना 10% बढ़ाया, उसके स्टेट वास्तव में 289.06% बढ़ रहे थे। संक्षेप में उसके मूल स्टेट को 3 गुना किया जा रहा था और वह विनाश के तूफान की तरह कालकोठरी में उत्पात मचा रहा था। हालांकि इतने कम समय में ताकत में इतनी असामान्य और अविश्वसनीय वृद्धि के एक या दूसरे तरीके से साइड इफेक्ट होने ही थे। ड्रैकोनिक रेज कौशल के रूप में एलिस्टर का शरीर शक्ति से भर गया। उसकी मांसपेशियां हिल गईं और उसकी इंद्रियां बढ़ गईं। अब उसके द्वारा की गई हर हरकत से प्रभुत्व की आभा निकलती थी। उसकी गर्दन के चारों ओर छोटे काले तराजू दिखाई दे रहे थे, जिससे उसकी ड्रैगन विशेषताएं और अधिक स्पष्ट हो रही थीं। वह अपने चरम पर लग रहा था, शायद उससे भी बेहतर, लेकिन किसी कारण से उसने सोचा, मुझे लगता है कि मैं किसी भी क्षण बेहोश हो सकता हूं। उसके अंदर से बह रही शक्ति उसके शरीर के लिए बहुत ज्यादा हो रही थी। हालांकि उसे कोई खरोंच नहीं आई थी, लेकिन वह पहले की तुलना में कमजोर महसूस करने लगा था, जब वह पहले मलबे के ढेर के नीचे खून से लथपथ पड़ा था। वह अब गुफा में बहुत अंदर चला गया था। उसकी नज़रें गॉब्लिन किंग की विशालकाय आकृति पर टिकी थीं। ये प्राणी दूसरों की तुलना में अधिक लंबा और प्रभावशाली था। इसकी गहरे हरे रंग की त्वचा रून प्रतीकों से ढकी हुई थी और इसकी गर्दन के चारों ओर हड्डियों का एक हार था। इसने एक हाथ में रक्त लाल गोला और दूसरे हाथ में एक दांतेदार, जंग लगी तलवार पकड़ी हुई थी। वास्तव में यह उसका कर्मचारी था जिसने ये रूप धारण किया था। गॉब्लिन किंग ने रक्त के गोले को ऊपर उठाते हुए उपहास किया, जो एक चमकदार लाल रोशनी के साथ धड़कने लगा। एलिस्टर की नज़र उस पर टिकी हुई थी, ये देखते हुए कि कैसे गोला आसपास के रक्त से ऊर्जा खींचता हुआ एक केंद्रित, गहरे लाल द्रव्यमान में घूमता हुआ लग रहा था। राजा के होंठ एक क्रूर मुस्कान में मुड़े हुए थे, क्योंकि वह एक कर्कश भाषा में मंत्रोच्चार कर रहा था, जिससे गोला और अधिक चमक रहा था। ठीक है, इसे खत्म करने का समय आ गया है, एलिस्टर ने सोचा। वह समय बर्बाद नहीं कर सकता था। हर सेकंड मायने रखता था, न केवल उसके जीवन के लिए बल्कि उसके साथियों के जीवन के लिए भी। अचानक तेजी से एलिस्टर ने खुद को गॉब्लिन किंग पर फेंका। उसकी हरकतें धुंधली थीं। राजा के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था कि एलिस्टर उस पर अपने पंजों से वार करते हुए आ गया। पंजे राजा के मांस पर लगे, गहरे घाव, लेकिन गॉब्लिन किंग ने अपनी तलवार के शक्तिशाली झटके से जवाबी हमला किया। एलिस्टर चाप के नीचे झुक गया, हवा के झोंके को महसूस करते हुए, क्योंकि ब्लेड उससे इंच भर दूर रह गया। गॉब्लिन किंग ने निराशा में दहाड़ते हुए रक्त के गोले को ऊपर उठाया। रक्त के काले तने गोले से निकले, जीवित सर्पों की तरह कुंडलित और मुड़ते हुए। एलिस्टर ने उनके चारों ओर छलांग लगाई। उसकी बढ़ी हुई सजगता ने उसे प्रत्येक वार से आसानी से बचने की अनुमति दी। तने जमीन पर गिरे, छोटे छोटे गड्ढों में फट गए, लेकिन एलिस्टर अछूता रहा। वह मुझे जहर देने की कोशिश कर रहा है। एलिस्टर ने अम्लीय फुफकार को देखा, जहां तने पत्थर के फर्श से टकराए थे। लेकिन इस कौशल के साथ ये काम नहीं करेगा। वह अभी भी इस चीज के लिए नया था जिसे सिस्टम कौशल कहता था। यह एक अजीब शक्ति थी, लेकिन उसे याद था कि उसने जहर से प्रतिरक्षित होने की एक झलक देखी थी। ध्यान केंद्रित रखो, उसने खुद से कहा। अपना ध्यान वापस गॉब्लिन किंग पर केंद्रित किया। एक भयंकर दहाड़ के साथ एलिस्टर ने फिर से हमला किया। उसकी हरकतें सहज और घातक थीं। वह इधर उधर भागा, उसका शरीर धुंधला था। फिर वह सीधे उसके पास पहुंचा। गॉब्लिन किंग ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह बाईं ओर से लड़खड़ा गया, फिर दाईं ओर से वार किया। उसके पंजे राजा के बाएं हिस्से को चीरते हुए निकल गए। प्रत्येक वार विनाशकारी बल के साथ हुआ। ड्रेकोनिक रेज की बढ़ी हुई ताकत के कारण गॉब्लिन किंग के मांस में आसानी से धंस गया, जिससे वह गहराई तक और तेजी से काट सकता था। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, इंसान? भूत राजा ने थूका। उसकी आवाज में कर्कश गड़गड़ाहट थी। तुम रक्त के गोले की शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं हो। ये भूत बोल सकता है। एलिस्टर ने आश्चर्य व्यक्त किया। कालकोठरी के ग्रेड में वृद्धि ने इसे कुछ हद तक बुद्धिमत्ता हासिल करने की अनुमति दी होगी।
मुझे याद है कि मैंने पढ़ा था कि उच्च श्रेणी के राक्षसों में बुद्धिमत्ता का स्तर अधिक होता है और कुछ बात भी कर सकते हैं। क्या ऐसा है? एलिस्टर ने ताना मारा। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई क्योंकि उसने राजा के एक और हमले को टाल दिया। क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं, वहां से तुम ही हो जो खून बहा रहे हो। एलिस्टर का व्यवहार स्पष्ट रूप से बदल गया था। ये वह तरीका नहीं था जिस तरह से वह सामान्य रूप से कार्य करता था। कौशल उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव डाल रहा था। गॉब्लिन किंग का शरीर घावों से भरा हुआ था, घावों से खून बह रहा था, इसके पुनर्योजी क्षमताओं के बावजूद। एलिस्टर ने दबाव डाला। उसके वार निरंतर और निर्दयी थे। वह अपने भीतर ड्रैकोनिक क्रोध को महसूस कर सकता था, जो उसके क्रोध को बढ़ा रहा था और उसे आगे बढ़ा रहा था। एक हताश चाल में गॉब्लिन किंग ने एलिस्टर की ओर रक्त का गोला फेंका, जिससे रक्त की कीलें बरसने लगीं। प्रक्षेप्य हवा में चीरते हुए सीधे उस पर निशाना साध रहे थे। लेकिन एलिस्टर की गति बेजोड़ थी। वह प्रक्षेप्यों को आसानी से चीरता हुआ आगे बढ़ा। उनके बीच की दूरी। तुम्हें इससे बेहतर करना होगा, एलिस्टर ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज़ धीमी और खतरनाक थी। अध्याय 18। छापा पूरा हुआ। गॉब्लिन किंग की आंखें क्रोध और हताशा से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने देखा कि कैसे एलिस्टर ने आसानी से उसके हमलों को चकमा दिया। स्पाइक्स गुफा की दीवारों से टकराए, प्रभाव पर फट गए और पत्थर के टुकड़े और खून की धाराएं हवा में बिखर गईं। उनके नीचे की जमीन धमाकों की ताकत से कांप उठी। एलिस्टर की हरकतें धुंधली थीं। हर कदम के साथ धरती उसके पैरों के नीचे झुकती हुई लग रही थी। छोटी छोटी दरारें बाहर की ओर लहरा रही थीं, जैसे कि पत्थर खुद उसकी शक्ति से पीछे हट गया हो। उसने अपने और गॉब्लिन किंग के बीच की दूरी को भयानक गति से पाट दिया। उसकी बढ़ी हुई ताकत और चपलता ने उसे एक जीवित हथियार में बदल दिया, जिसने गॉब्लिन किंग के पैरों पर कई गहरे घाव कर दिए। गॉब्लिन किंग ने एलिस्टर को पकड़ने की उम्मीद में अपनी नुकीली तलवार को एक चौड़े चाप में घुमाया, लेकिन एलिस्टर पहले से ही उससे आगे निकल चुका था। वह झूले के नीचे झुक गया। तलवार की धार हवा में उस जगह से कट गई जहां उसका सिर बस एक सेकंड पहले था। राजा के अत्यधिक प्रहार ने उसे कमजोर बना दिया और एलिस्टर ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने कई बार वार किया। उसके पंजे गोबलिन राजा के मांस में गहरे तक घुस गए। प्राणी ने अपनी तलवार को बेतहाशा घुमाते हुए जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन एलिस्टर ने हर अनाड़ी हमले को आसानी से चकमा दे दिया। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? एलिस्टर ने ताना मारा। उसकी आवाज़ तिरस्कार से भरी हुई थी। तुम्हें राजा होना चाहिए, है न? एक राजा की तरह लड़ो। गोबलिन राजा की आंखें क्रोध से जल उठीं। उसने एक बार फिर रक्त गोला उठाया, अपनी काली ऊर्जा को प्रवाहित किया, जिससे गोला से रक्त की मोटी धारें निकलीं, जो सांपों की तरह मुड़ती और फुफकारती थीं। वे एलिस्टर पर टूट पड़े, उसे पकड़ने और कुचलने की कोशिश कर रहे थे। एलिस्टर ने पीछे छलांग लगाई और आसानी से उन सभी को चकमा दे दिया। एक बार जब हमले खत्म हो गए, तो उसने फिर से उनके बीच की दूरी कम कर दी। उसने अपने पंजे गॉब्लिन किंग के शरीर में घुसा दिए और पंजे को घुमाते हुए उसे वापस खींच लिया ताकि अधिकतम नुकसान पहुंचाया जा सके। राजा दर्द से कराह उठा और एक घुटने पर गिर गया क्योंकि उसके घावों से खून बह रहा था। तुम हार मान चुके हो, एलिस्टर ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें एक शिकारी की तरह चमक रही थीं। अब हार मान लो और मैं तुम्हें जल्दी मार सकता हूं। गॉब्लिन किंग ने हार मानने से इनकार करते हुए गुर्राहट की। उसने खून के गोले को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें डर और गुस्से से चमक रही थीं। एलिस्टर देख सकता था कि प्राणी का दिमाग काम कर रहा था। खून बहने के बावजूद वह अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था। एक बार फिर से लड़ने की चाहत में गॉब्लिन किंग ने एलिस्टर की ओर खून का गोला फेंका ताकि आखिरी बार हमला कर सके। लेकिन अचानक गॉब्लिन किंग ने एक तेज सीटी सुनी और अगले ही पल उसका हाथ जो गोला पकड़े हुए था कटकर अलग हो गया। वास्तव में एलिस्टर ने अपने पंजे वाले हाथ को बहुत तेजी से एक चौड़े ऊर्ध्वाधर चाप में घुमाया और तुरंत ही हाथ काट दिया। गोला जमीन पर गिर गया, लुढ़कता हुआ दूर चला गया, जबकि गॉब्लिन किंग ने उसके खून बहते हुए स्टंप को पकड़ रखा था। उसकी आंखें सदमे और दर्द से चौड़ी हो गई थीं। एलिस्टर ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। उसने अपना हाथ उसके सीने में घुसा दिया और अपने पंजे उसके कोर के चारों ओर लपेट दिए। गॉब्लिन किंग ने अपने बचे हुए हाथ से तलवार घुमाते हुए वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन एलिस्टर ने हिम्मत नहीं हारी। वह ब्लेड के नीचे झुक गया और अपने दूसरे पंजे वाले हाथ का इस्तेमाल करके गॉब्लिन किंग का दूसरा हाथ काट दिया। तुम्हारा काम हो गया, एलिस्टर ने कहा। उसकी आवाज़ ठंडी और कृपालु थी क्योंकि वह गॉब्लिन राजा को ध्यान से देख रहा था। और इसके साथ ही उसने कोर को चीर दिया और उसे कुचल दिया। गॉब्लिन राजा जमीन पर गिर गया। उसका शरीर ऐंठने लगा और फिर आखिरकार स्थिर हो गया। गुफा शांत हो गई। लड़ाई की गूंज दूर तक फीकी पड़ गई। एलिस्टर गिरे हुए राजा के ऊपर खड़ा था। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसका शरीर पहले से ही उसके घावों से ठीक होना शुरू हो गया था। सिस्टम की आवाज़ उसके सिर में फिर से गूंजी। डिंग, क्वेस्ट पूरा हुआ। सिस्टम की आवाज़ के बाद नोटिफिकेशन की बार आ गई। बधाई हो, आपने क्वेस्ट पूरा कर लिया है। समनर्स भी लड़ सकते हैं। पुरस्कार जल्द ही दिए जाएंगे।
डेंगॉन लूट हार्वेस्ट अनुक्रम शुरू करना। एलिस्टर इस नई अधिसूचना से चकित था, लेकिन उसके पास इसके बारे में पूछने का समय नहीं था। उसे चक्कर आ रहा था और उसे अपने साथियों को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाने की जरूरत थी। वह वापस वहीं आ गया जहां उसने अपने साथियों को छोड़ा था। लीला के पास जाकर, जहां वह अमेलिया के बगल में घुटनों के बल बैठी थी। लीला, उसने धीरे से उसके कंधे को छूते हुए पुकारा। लीला, हमें चलना चाहिए। छापा खत्म हो गया है। लीला ने ऊपर देखा, उसकी आंखें रोने से लाल और सूजी हुई थीं। एलिस्टर, अमेलिया, वह चली गई। मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एलिस्टर ने अमेलिया के बेजान शरीर को देखा, लेकिन किसी कारण से उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह एक अच्छी इंसान लग रही थी, लेकिन वह उसे कुछ घंटे पहले तक नहीं जानता था, इसलिए वह वास्तव में उससे जुड़ा नहीं था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने कई बार जाने देने की कला में महारत हासिल की है, ऐसे क्षणों में उसके दिल में ढाल थी। वह घुटनों के बल बैठ गया, अपनी उंगलियां उसकी गर्दन पर रखी, लेकिन कोई नब्ज नहीं महसूस हुई। उसकी त्वचा ठंडी और पीली थी, जीवन की चिंगारी बुझ गई थी। मुझे माफ कर दो, उसने धीरे से उसकी आंखें बंद करते हुए फुसफुसाया। हमें जाना होगा, लीला। हम यहाँ नहीं रह सकते। लीला ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मैं नहीं, एलिस्टर ने धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए ताकि हम दूसरों को अस्पताल ले जा सकें, ताकि उनका भी यही हश्र न हो। अमेलिया नहीं चाहेगी कि हम यहाँ मरें। वह लीला की आंखों में अनिच्छा देख सकता था, उसके दुख का भार लगभग असहनीय था। लेकिन समय नहीं था, दूसरों को जीवित रहना था, अमेलिया के बलिदान का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना था। मुझे खेद है, एलिस्टर ने फिर कहा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक तेज गति से लीला की गर्दन पर मारा, जिससे वह बेहोश हो गई। ये सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका था कि वह विरोध न करे। सावधानी से उसने लीला के लंगड़े शरीर को उठाया, उसे अपनी छाती से लगा लिया। फिर वह एरिक और जेरेक के पास गया, उनकी चोटों की जांच की। वे खून से लथपथ थे, लेकिन जीवित थे, उनकी सांसें स्थिर थीं, लेकिन उथली थीं। उसने उन्हें एक साथ इकट्ठा किया। ड्रैकोनिक रेज से उसकी बढ़ी हुई ताकत ने उसे तीनों को बिना गिरे ले जाने की अनुमति दी। जैसे जैसे वह गुफा से गुजरता गया, सिस्टम की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजती रही, जो एकत्र किए गए पुरस्कारों और लूट का विवरण दे रही थी। लेकिन एलिस्टर के विचार कहीं और थे। उसने जो वादा किया था, उस वादे पर केंद्रित था जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया था। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक इलाज ढूंढूंगा, मियू, उसने खुद को याद दिलाया। और मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो। अध्याय 19, असंभव करतब। जैसे जैसे कालकोठरी की दरार के बाहर कुछ मिनट बीतते गए, भीड़ में बेचैनी बढ़ती गई। गहरे लाल रंग की दरार अचानक चमकने लगी, फिर एक चमकदार सफ़ेद रंग में बदल गई। ये परिवर्तन एक व्यापक रूप से समझा जाने वाला संकेत था। कालकोठरी या तो सफलतापूर्वक साफ हो गई थी, या अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए थे। भय और गंभीर जिज्ञासा से भरे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी हुई थीं, और वे एक दूसरे को चिंतित नज़रों से देख रहे थे। अनिश्चितता की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। सफ़ेद रंग का मतलब है कि यह खत्म हो गया है। क्या आपको लगता है कि वे सभी? विक्टर, अपने शांत लेकिन प्रभावशाली व्यवहार के साथ सबसे आगे खड़ा था, उसने सीलिया के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। उसकी हमेशा की तरह चंचल चमक को पल भर में गहन ध्यान की अभिव्यक्ति ने बदल दिया। विक्टर का हाथ उसकी तलवार की मूठ पर मडरा रहा था, किसी के भी कदम उठाने और कालकोठरी पर हमला करने के लिए तैयार। अब समय आ गया है कि कदम उठाया जाए और इसे खत्म किया जाए, विक्टर ने कहा। वह पोर्टल की ओर चलने लगा, उसकी सफ़ेद चमक उसकी गहरी आंखों की झलक दिखा रही थी। सेलिया ने अपने होठों को हल्का सा उत्तेजित मुस्कान में मोड़ते हुए सिर हिलाया। ठीक है, वह विक्टर के पीछे पीछे चली गई। जैसे ही वे दरार में जाने वाले थे, भीड़ से एक आवाज़ आई, तीखी और ज़रूरी। रुको, देखो, कोई बाहर आ रहा है। विक्टर ने यह देखने के लिए अपना सिर घुमाया कि यह किसने कहा, फिर दरार की ओर मुड़ गया। पोर्टल के किनारे पर देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। चमकती हुई सफ़ेद चमक से एक युवक निकल रहा था, जो लड़खड़ा रहा था और भारी सांस ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने साथियों को ले जा रहा था। भीड़ की सांसें रुक गईं, क्योंकि वे सभी ये देखने के लिए रुक गए कि यह कौन था। यह एलिस्टर था, लेकिन उसका रूप अजीब था। उसकी गर्दन के चारों ओर चमकते हुए तराजू थे, आंखें गहरे पीले रंग की चमक से चमक रही थीं, और उससे कच्ची, आदिम शक्ति की आभा निकल रही थी। वह खून से लथपथ था और युद्ध की गंदगी से लथपथ था, उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। लगता है हमने जीत हासिल कर ली, एलिस्टर ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज़ कर्कश थी और दर्शकों की बड़बड़ाहट के कारण मुश्किल से सुनाई दे रही थी। भीड़ के इर्द गिर्द देखते हुए उसकी आंखें किसी भी क्षण बंद हो सकती थीं, इससे पहले कि वह विक्टर और सेलिया पर गिरता। उसकी निगाहों की तीव्रता ने विक्टर के दिल की धड़कन को रोक दिया, और सेलिया का हमेशा का आत्मविश्वास एक पल के लिए डगमगा गया।
विक्टर को लगा कि उसकी रीढ़ में एक अनैच्छिक सिहरन दौड़ गई है। एलिस्टर की उपस्थिति बहुत ही भयानक थी, जो एक खतरनाक, लगभग राक्षस जैसी आभा बिखेर रही थी। विक्टर का हाथ सहज रूप से अपनी तलवार की मूठ के चारों ओर कस गया, एक पल की सूचना पर उसे खींचने के लिए तैयार। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एलिस्टर की आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और वह जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों की रोशनी फीकी पड़ गई और वह बेहोश हो गया। जैसे ही एलिस्टर गिरा, उसके शरीर में जो परिवर्तन हुआ था वह फीका पड़ने लगा। उसके तराजू पीछे हट गए, उसकी आंखों की ड्रैकोनिक चमक बुझ गई और उसका रूप एक साधारण इंसान जैसा हो गया। उसके बाद जो सन्नाटा था वह दमघोंटू था, लगभग उस पल जैसा जब सभी को पहली बार एहसास हुआ कि एक एफ-रैंक की टीम ए रैंक की कालकोठरी में फंस गई है। क्या इन लोगों ने अभी अभी कालकोठरी को साफ किया है? आखिरकार सेलिया ने ही चुप्पी तोड़ी, उसकी आवाज़ ने सन्नाटे को चीर दिया। उसने हैरानी और प्रशंसा के भाव से पूछा। उसकी नज़र बेहोश एलिस्टर पर पड़ी और फिर वापस दरार पर। उसके शब्दों ने विक्टर को वास्तविकता में वापस ला दिया। उसने अपनी आंखें एलिस्टर से हटाईं और दरार की ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ, उसने देखा कि दरार बंद होने लगी है। इसकी सतह अपने आप में मुड़ रही है जब तक कि यह पूरी तरह से गायब नहीं हो जाती। ये निर्विवाद प्रमाण था कि कालकोठरी साफ हो गई थी। विक्टर ने एक लंबी सांस छोड़ी, उसके शरीर में तनाव थोड़ा कम हुआ। मुझे लगता है कि तुम सही हो, उसने कहा, उसकी आवाज़ में राहत और विस्मय दोनों थे। उसने अपनी तलवार म्यान में रखी और भीड़ को संबोधित करने के लिए मुड़ा। लेकिन अभी क्या हुआ था? विक्टर ने एलिस्टर को देखते हुए और फिर अपने कांपते हुए हाथ को जो उसकी तलवार के पवित्र भाग पर था, आश्चर्य से देखा। भीड़ में हड़कंप मच गया। एक एफ रैंक की टीम एक ए रैंक की डंगोन को साफ कर रही थी। यह विचित्र था, एक बच्चे की सोने की कहानी ऐसी किसी चीज़ से ज़्यादा विश्वसनीय होगी। फिर भी एक ही समय में वे सभी देख सकते थे कि यह स्पष्ट रूप से मामला था। क्या उन्होंने वास्तव में ऐसा किया? वे सिर्फ एक एफ रैंक टीम थे। ये कैसे संभव है? ऐसा तो सुनने में नहीं आया। मुझे तो पक्का लगा कि वे सभी मर चुके हैं। वे ज़्यादा नहीं दिखते, बस बच्चे हैं। वे कैसे बच पाए? कालकोठरी को साफ करना तो दूर की बात है। शायद उनके पास कोई गुप्त हथियार था, या शायद कालकोठरी में कोई गड़बड़ी थी। इतने सारे संदेह और अटकलें हवा में भर गईं। ऐसी उपलब्धि तार्किक रूप से असंभव लग रही थी, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य इसे समझाने के लिए अपने स्वयं के तार्किक कारण का उपयोग करना चाहते थे। विक्टर और सेलिया एलिस्टर के बेहोश शरीर की ओर बढ़े, उनकी आंखें अभी भी जिज्ञासा और भ्रम से भरी हुई थीं कि अभी क्या हुआ था। विक्टर की गंभीर अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई जब उसने उस युवक की ओर देखा जिसने सभी उम्मीदों को धता बता दिया था। हमें उसे और अन्य लोगों को तुरंत चिकित्सा सहायता दिलाने की आवश्यकता है, विक्टर ने कहा। उसकी आवाज़ दृढ़ थी लेकिन अब उसमें तत्परता थी। उन्होंने यहाँ कुछ असाधारण किया है, लेकिन वे अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं। सेलिया ने सिर हिलाया, भीड़ पर नज़र डालते ही उसका चंचल व्यवहार थोड़ा सा वापस आ गया। ऐसा लगता है कि हमें मुख्यालय में वापस आकर बताने के लिए काफ़ी कहानी होगी, उसने संकेत देते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट में हमेशा की शरारतें फिर से उभर आई हैं। इसके साथ ही विक्टर और सेलिया ने एलिस्टर और उसके साथियों की बरामदगी की तैयारी शुरू कर दी। उनके दिमाग में इस अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक जीत के बाद अगले कदमों के बारे में पहले से ही विचार चल रहे थे। अध्याय 20, पकड़ में आना। बोनस अध्याय। एलिस्टर की आंखें खुली, खिड़की से आती हुई तीखी धूप उसके चेहरे पर चमक रही थी, जिससे उसकी आंखें सिकुड़ रही थीं। एंटीसेप्टिक की बांझ गंध उसके नथुनों में भर गई जब वह नर्म अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे अपने पूरे शरीर में हल्का दर्द महसूस हुआ, लेकिन तत्काल खतरा टल गया था। मैं कहाँ हूँ? उसने सोचा, चमकीली रोशनी के सामने पलकें झपकाते हुए। कालकोठरी छापे की यादें ज्वार की तरह वापस आ गईं। उसके साथी गोबलिन किंग के साथ लड़ाई और ड्रैकोनिक रेज कौशल से शक्ति का जबरदस्त उछाल। उसे लीला, अमेलिया, एरिक और जेरिक याद आ गए। उनके चेहरे उसकी आंखों के सामने चमक रहे थे। उसने कमरे के चारों ओर देखा, बीपिंग मशीनों, उसकी बांह से जुड़ी आईवी ड्रिप और साफ, सफ़ेद दीवारों को देखा। यह एक अस्पताल होना चाहिए, उसने खुद से कहा। उसके होठों से निकलते समय शब्द सूखे और कर्कश लग रहे थे। जैसे ही उसने बैठने की कोशिश की, अचानक ऊर्जा का एक झटका उसके अंदर से गुजरा और सिस्टम का इंटरफेस उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। हवा में एक पारदर्शी पीली स्क्रीन मंडरा रही थी। खिलाड़ी के पास देखने के लिए कई सिस्टम नोटिफिकेशन हैं। पहला क्वेस्ट पूरा करने के लिए खिलाड़ी को बधाई। एलिस्टर ने शब्दों को सुनकर पलकें झपकाईं, उनका अर्थ समझ में आ गया। वह बच गया था। वे बाधाओं के बावजूद कालकोठरी से जिंदा बाहर निकल आए थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन नुकसान अपरिहार्य थे। वह भौंचक्का रह गया, क्योंकि अमेलिया की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की याद उसकी आंखों के सामने घूम गई। बॉस रेड को अकेले करने की खिलाड़ी की उपलब्धि के सम्मान में खिलाड़ी को अतिरिक्त पुरस्कार दिए गए हैं। नोटिस: कालकोठरी से काटी गई सारी लूट व्यवस्थित कर दी गई है। कृपया विवरण के लिए अपनी इन्वेंट्री देखें। इन्वेंट्री। एलिस्टर ने अपने विचारों पर सवाल उठाया।
जैसे ही उसने ऐसा किया, एक और पारदर्शी पीली खिड़की दिखाई दी जिसमें अनुभाग और छोटे बक्से थे जो उनमें आइटम रखे हुए लग रहे थे। 1. गोबलिन कोर SA रैंक। 2. गोबलिन हाइट C रैंक। 3. रस्टी डैगर्स B रैंक। 4. क्लब B रैंक। 5. मैना क्रिस्टल विभिन्न रैंक C से A। 6. ब्लड ऑर्ब B रैंक। 7. मैजिक फॉर्म चेंजिंग वैंड B रैंक। अतिरिक्त पुरस्कार। 8. स्किल कार्ड ब्लड मैनिपुलेशन D रैंक। 9. स्किल कार्ड ब्लड हीलिंग D रैंक। जब उसने सूची देखी तो एलिस्टर उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ये वास्तव में कालकोठरी से लूटी गई सारी चीजें हैं। वह लाल ऑर्ब जिसे गॉब्लिन किंग पकड़े हुए था वह भी इसमें शामिल है। इन जैसी वस्तुओं के साथ मैं उन्हें बेच सकता हूं और ढेर सारे यूनियन पॉइंट प्राप्त कर सकता हूं। इससे मुझे यकीन है कि मैं समन उपकरण खरीद पाऊंगा और समनकर्ता के रूप में अपनी यात्रा शुरू कर पाऊंगा। अतिरिक्त पुरस्कार, अधिक कौशल। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे अपना पहला क्वेस्ट पूरा करने के बाद समन के लिए किसी तरह की हैंडबुक मिलनी चाहिए थी। दरवाजा खुलने की आवाज़ से उसके विचार बाधित हुए। एक नज़ अंदर आए। वह एलिस्टर को जागते हुए देखकर हैरान थी, लेकिन राहत महसूस कर रही थी। तुम जाग गए हो, उसने धीरे से उसके बिस्तर के पास जाकर कहा। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? एलिस्टर ने अपना गला साफ किया, अपनी आवाज़ खोजने के लिए संघर्ष किया। थोड़ा दर्द हो रहा है, उसने जवाब दिया, उसकी आवाज़ कर्कश थी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ। मुझे याद नहीं है कि कालकोठरी से निकलने के बाद मेरे शरीर पर कोई घाव था, इसलिए ये कमजोरी मेरे कौशल का साइड इफेक्ट हो सकती है। नज़ ने सिर हिलाया, उसके बगल में मशीनों पर रीडिंग की जांच की। तुम भाग्यशाली हो कि तुम जीवित हो, उसने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को बेहोश करके लाया गया था। उन्होंने कहा कि तुमने ए रैंक कालकोठरी साफ कर ली है। ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। एक रैंक F से लेकर इतने दूर तक। लगता है कि इससे लूट के ग्रेड का पता चलता है। एलिस्टर ने एक कमज़ोर मुस्कान दी, फिर भी सब कुछ समझ रहा था। हाँ, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, उनकी उपलब्धि का भार उसके ऊपर आ गया। लगता है कि हमने किया। एलिस्टर थोड़ा सीधा होकर बैठ गया, उसकी थकी हुई आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। मैं कब से बाहर हूँ? नज़ ने ऊपर देखा, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं क्योंकि वह सही समय याद करने की कोशिश कर रही थी। देखता हूँ, आज 15 जून है, तो तुम 15 दिनों से बेहोश हो। 15 दिन, एलिस्टर ने चौंक कर दोहराया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतने दिनों से बेहोश था। उसके दिमाग में तुरंत अपनी टीम के बारे में विचार आया। मेरे साथियों का क्या वे ठीक हैं? नज़ के चेहरे पर नरमी आई। वे सभी अब ठीक हैं, उसने उसे आश्वस्त किया। वे तुम्हें लाए जाने के चौथे दिन के आसपास अस्पताल से चले गए। यूनियन का एक शीर्ष चिकित्सक उस क्षेत्र में था, इसलिए उनके घावों का जल्दी से इलाज किया गया। थोड़ा आराम करने के बाद वे जाने में सक्षम थे। एलिस्टर ने राहत की सांस ली, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। ये सुनकर अच्छा लगा, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, वास्तव में खुश था कि उसकी टीम ठीक ठाक बाहर आ गई। और नज़ ने आगे कहा, उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ उपहार छोड़े हैं। वह उसके बिस्तर के बगल में एक छोटी सी मेज पर पहुंची और मुलायम कपड़े में लिपटा एक साफ सुथरा बंडल उठाया। उसे देते हुए उसने कहा, मैं अब बाहर जाती हूं और तुम्हें उन्हें देखने के लिए कुछ समय देती हूं। एलिस्टर ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाते हुए बंडल लिया। धन्यवाद, उसने कहा, जब वह कमरे से बाहर जा रही थी। उसने कपड़े को सावधानी से खोला, जिसमें छोटी छोटी विचारशील वस्तुओं का एक संग्रह था। उच्च गुणवत्ता वाली चॉकलेट का एक डिब्बा, एक आकर्षक आधुनिक कलाई घड़ी और कई पत्र। मुझे बुरा लग रहा है कि वे लोग मेरे लिए सामान खरीद रहे हैं जबकि मैंने व्यावहारिक रूप से कालकोठरी को उसके सभी सामानों से साफ कर दिया है। खैर, जीतने वाले को लूट का माल मिलता है, जैसा कि वे कहते हैं। उसने लिफाफों में से एक उठाया जिसके सामने लीला का नाम लिखा था। इसे खोलते हुए उसने पढ़ा, प्रिय एलिस्टर, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे जल्द ही पढ़ रहे होगे और होश में होगे। कालकोठरी में तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं दे सकता। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन मैं आभारी हूँ कि तुमने ऐसा किया। तुमने हम सभी को बचाया और मैं अपनी ज़िंदगी के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। हमने कुछ समय के लिए ब्रेक लेने का फैसला किया है, चीज़ों का पुनर्मूल्यांकन करने का, लेकिन चिंता न करें, हम जल्द ही फिर से काम पर लग जाएंगे। अपना ख्याल रखना और बेहतर हो जाना। अगली बार हमें ड्रिंक लेना है और इस बारे में बात करनी है कि तुम कैसे किसी तरह के सुपरह्यूमन बन गए। शुभकामनाएं, लीला। एलिस्टर ने पत्र को पढ़कर मुस्कुराया, उसके सीने में एक गर्माहट महसूस हुई। उसने बाकी पत्र खोले, सभी में एक जैसा संदेश था। एलिस्टर तकिए के सहारे पीछे झुक गया, उसके ऊपर शांति की भावना आ रही थी। अराजकता और खतरे का सामना करने के बावजूद ये जानकर कि अंत में चीज़ें ठीक हो जाती हैं, उसे आराम मिला। फिर वह अपने चेहरे पर थोड़ी अधिक गंभीरता के साथ वापस बैठ गया। ठीक है सिस्टम, खोज से मेरे पुरस्कार कहाँ हैं?
बधाई हो, खिलाड़ी को मिला है 100 EXP। बिगिनर्स गाइड टू समनिंग रैंक ए, बेसिक क्लॉट गॉन्टलेट्स रैंक ए। आइटम खिलाड़ी की इन्वेंट्री में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इन्वेंट्री, खिड़की भौतिक रूप में आ गई। एलिस्टर खिड़की में पहुंचकर किताब निकालना चाहता था। नोटिस, खिलाड़ी, जब तक यह इन्वेंट्री में रहता है तब तक खिलाड़ी सिस्टम इंटरफेस से गाइड देख सकता है। नोटिस, खिलाड़ी ने अभी तक अपनी स्टेटस विंडो नहीं देखी है। नोटिस, खिलाड़ी के पास असाइन न किए गए स्टेट पॉइंट भी हैं। नोटिस, शर्तें पूरी हो गई हैं। खिलाड़ी अब अपना पहला ड्रैगन बुला सकता है। क्या खिलाड़ी अपना पहला समनिंग जारी रखना चाहेगा?